Dear students, my name is Girish Bhardwaj and I am here to teach you passive voice. मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव। हमारी डेली लाइफ में बहुत सेंटेंसेस हम बोलते हैं जो एक्टिव पैसिव से होते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो एकेडमिक सेशन है 10th से लेकर 12th तक हम अपना करते हैं, उसमें भी एक्टिव पैसिव एक हमारे यहाँ पे एक पोर्शन है जिसको हमें करना होता है। अगर हम रेस्पेक्ट में बात करें गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंक एंड ऑल दैट, देयर वी आल्सो हैव द नीड फॉर एक्टिव पैसिव, जहां हमको आना चाहिए। तो हम इसको बड़े ही डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। आपकी किताबों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ अलग तरीके से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव क्या है। एक्टिव एंड पैसिव मीन्स यदि आप कोई बात कहते हो सीधी, यदि आपने कोई बात कही सीधी, सीधी बात को बोलते हैं एक्टिव, और यदि आप उसी बात को घुमाकर पेश करते हो तो वो क्या कहलाती है, पैसिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, सीधा सीधा आपने बता दिया कि आप क्या करते हो, तो ये वाक्य होगा एक्टिव। आपने कहा मुझे खाना खिलाया जाता है, मुझे खाना खिलाया जाता है, तो यहां पर बात को घुमा के पेश किया। खाना पहले भी आप ही खा रहे हो और बाद में भी आप ही खा रहे हो, तो अब आप देखिए कि क्या डिफरेंस है। इसी को क्या कहते हैं, एक्टिव और पैसिव कहते हैं। कोई भी बात आप ले लीजिए, आपने कहा मैं सोता हूं, उसी को आपने कह दिया मुझे सुलाया जाता है। आपने कहा मैं यहां पढ़ता हूं, आपने कहा मुझे पढ़ाया जाता है। तो ये सब वाक्य जब हम घुमाकर पेश करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। जब घुमाकर पेश करेंगे, कोई बात सीधे आप कहोगे तो क्या होगी, एक्टिव होगी। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जितने भी सेंटेंसेस हैं उसके अंदर हमें पहले, सबसे पहले एक्टिव पैसिव सीखने के लिए हमें नॉर्मल जो उसकी कंडीशंस है वो हमें पता होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं नॉर्मल कंडीशंस क्या होंगी। जब आप सेंटेंसेस बनाते हो, आपने ट्रांसलेशन सीखी होगी, टेंस आप कर चुके होंगे, तभी आप एक्टिव पैसिव कर पाओगे। सपोज करो आपको वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई पड़ती है, तो आप हमेशा वाक्य के अंदर पैसिव बनाते समय इस आरएम का यूज करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दोगे। एक सेंटेंस लेते हैं, आपने कहा आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूं, तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिख रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है तो मैंने आपको जरूर बताया, उसको आपको फॉलो करना है। आपने सिंपली इस मार्क को यूज करके थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना और सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बना देना, ये आपको पता ही है। यहां पर हम लेंगे ऑब्जेक्ट द फूड। फूड क्या है, एक वचन है, फूड एक वचन है। अब एक वचन है तो यहां पर हम इस का प्रयोग करेंगे, एक वचन के साथ आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो द फूड इज, मैंने कहा था कोई भी वर्ब है उसे आप कहां चेंज करोगे, फर्स्ट फॉर्म से किसमें चेंज करोगे, थर्ड फॉर्म में। कोई भी फॉर्म होंगे थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। द फूड इज ईटन बाय मी, खाना खाया जाता है मेरे द्वारा। अब इसी सेंटेंस को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं, एक वाक्य में आपके सामने बोल देता हूं। आपके घर पर कोई आया, आपने कहा कि जी यहाँ हमारे यहाँ मेहमानों को सुलाया जाता है, हमारे घर में यहाँ पर खाना बनाया जाता है, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है। जब आप बताते हो तो आप कैसे बताते हो, आपने कहा, आप अपने घर के बारे में बता रहे हो, आपने कहा यहाँ खाना बनाया जाता है। अब स्टूडेंट्स को क्या आदत है कि यहां पर मेरे द्वारा खाना बनाया जाता है। जब तक मेरे द्वारा नहीं आता, जब तक उसको पैसिव नहीं लगता। तो ये नहीं है, आपने लाइफ में देखना है, डेली लाइफ में आप यूज करते हो। यहां खाना बनाया जाता है, खाना बनाने वाला मौजूद नहीं है। जब वाक्य में कार्य करने वाला मौजूद नहीं है तो वो वाक्य क्या हो गया, पैसिव हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां खाना बनाया जाता है, घुमाकर बात पेश की। ये भी कह सकते थे भाई यहां पर हम खाना बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। ये कहा गया यहां पर खाना बनाया जाता है। कई बार आप लोग अपने स्कूल में कहते हो हमारे स्कूल में यहाँ पर गेम्स कराए जाते हैं, यहाँ पर हमें पीटी कराई जाती है, यहाँ पे हमें बास्केटबॉल खिलाया जाता है, यहाँ पे हमें क्रिकेट खिलाया जाता है। तो एक वाक्य को सीखकर आप अपनी लाइफ में यूज करोगे ये सेंटेंस। ठीक है,
तो इसके लिए आपने क्या है, एक स्ट्रक्चर याद रखना है, वो आपको इस काम को करा के देगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर कोई ऑब्जेक्ट बचा है तो वो बाद में आ जाएगा। यहां पर जिस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है वो कौन है, खाना, तो हम यहां लेंगे द फूड। क्या लेंगे, द फूड। सिंगुलर है, इज आ जाएगा, द फूड इज। बनाने की क्या होती है, कुक, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, द फूड इज कुक्ड। तो क्या बना, खाना बनाया जाता है। कहां पर, यहां पर। तो यहां की क्या होगी, हियर, द फूड इज कुक्ड हियर। तो हमने इस तरह से सेंटेंस बना लिया। अब मैं अपने घर में देखो कैसे बता रहा हूं। मैंने कहा हियर माय मदर इज सर्व्ड बाय माय वाइफ, मेरी जो माता है उनकी सेवा की जाती है मेरी पत्नी के द्वारा। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ हमारे यहाँ पर जो है मेहमानों को यहाँ पर रखा जाता है। द गेस्ट्स आर होस्टेड इन दिस रूम, दिस इज आवर गेस्ट रूम, ये हमारा गेस्ट रूम है। द गेस्ट्स आर होस्टेड, होस्ट माने उनकी जो आप आवभगत करते हैं गेस्ट की। तो आपने कहा यहाँ पर मेहमानों की सेवा की जाती है, या यहाँ पर मेहमानों को रखा जाता है, या मेहमान जो आते हैं घर पे उनको यहाँ रोका जाता है। तो आपने कहा द गेस्ट्स आर होस्टेड इन दिस रूम। इस तरह से आप जो भी चीजें होती हैं आप उसको इस तरह से बोल सकते हैं। कोई चीज रियल में अगर है तो उसके लिए भी आप इज एम आर का यूज करते हो, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऊपर का ध्यान दो, नीचे का बस, और थोड़ा सा बेसिकली स्टूडेंट्स हमें ट्रांसलेशन भी सीखनी है। यदि हम ट्रांसलेशन सीखेंगे तो तभी हम समझ पाएंगे कि क्या बोल रहे हैं, क्या जो चीज हम लिखी है सामने, वो एक्टिव सेंटेंस लिखा है, पैसिव लिखा है, या लिखा है तो उसका हिंदी में क्या मतलब है, वो हम तभी सेंस कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आपने एक सेंटेंस सीखा, यहाँ पर खाना बनाया जाता है, द फूड इज कुक्ड हियर। तो हम बहुत सारे सेंटेंस इस तरह के बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए आपने कहा यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एन आर आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर किस चीज पे काम हो रहा है, इंग्लिश पे। तो क्या बनेगा, इंग्लिश इज taught here, इंग्लिश इज taught here, ठीक है। अगर सेंटेंस होता हमें यहां पढ़ाया जाता है, हमें यहां पढ़ाया जाता है, तो किस पे काम हो रहा है, हम पे। अब ऑब्जेक्ट कौन है, हम, ठीक है। तो वी, वी क्या है, बहुवचन है, इसलिए क्या आएगा, आर। वी आर taught here। इस तरह से हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं सेंटेंसेस, मोस्टली सेंटेंसेस जो पैसिव में होते हैं, आप उन्हें इंग्लिश में बोल नहीं पाते, इसी वजह से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो होती है वो भी बहुत ज्यादा खराब होती है और आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हो। आगे चलते हैं, चलिए बेटा, कहीं भी आपको इज एम आर मिलेगा तो जाहिर सी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आपको मिलेगी, अगर वर्ब मिलेगी तो। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो पैसिव हो जाएगा, इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म आई, अभी हमने सीख के आए हैं, ये अगर आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप इस एम आर को रखेंगे साथ में, इसमें आप बीइंग जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं सिंपली, जैसे he is playing cricket, he is playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो हम इसको पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को यहां लेके आएंगे, क्रिकेट। सिंगुलर है क्रिकेट भी, एक वचन है तो क्या इजी रहेगा, बहुवचन होता तो क्या होता, आर हो जाता,
लेकिन एक वचन है तो इज रहेगा। कंटिन्यूअस है, इज हमारे साथ आएंगे आया तो क्या करेंगे, बीइंग जोड़ देंगे। क्रिकेट इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहां पे, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सेंटेंस क्या बना, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब इस बात को आप हिंदी में घुमाओ, पहले हिंदी में आपने घुमाया, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा है, बात को घुमा के आपने पेश कर दिया, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो यहां पर आपने इसको पैसिव बना दिया। ये सिंपली आप सीखे कि कहीं भी आपको इज एम के साथ आईएनजी मिलता है तो आप इज एम के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे। लेकिन इसको हम अपनी लाइफ में कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। आपने कहा भैया खाना बन रहा है, खा के जाना। आपने कहा क्लास चल रही है, बाद में आना। इस तरह से आप सेंटेंस अपनी लाइफ में यूज करेंगे। आइए देखते हैं। आपने कहा खाना बन रहा है, आपने कहा क्लास चल रही है, खाना बन रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूं आपको यहीं पे साथ के साथ ही। सबसे पहला आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, यहां पे लिख देता हूं नीचे। उसके बाद आएगा इज एम आर में से कोई एक, सब वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। उसके बाद आएगा बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म, और बाकी जो बचा है उसके बाद आ जाएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो क्या बनेगा, द फूड, द फूड। उसके बाद इज, क्योंकि एक वचन है, द फूड इज। कोई भी चीज हो रही है, खाना बनने का काम क्या है, खाना बनने का काम हो रहा है। बी माने क्या होता है, होना, आईएनजी लग गया तो हो रहा है। द फूड इज बीइंग, द फूड इज बीइंग, और बनने की क्या होगी, कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड। द फूड इज बीइंग कुक्ड। अब आप किसी को कहना चाहते हो इंग्लिश में खाना बन रहा है, तो क्या कहोगे, द फूड इज बीइंग कुक्ड, प्लीज टेक द फूड एंड देन गो, कृपया खाना लीजिए और उसके बाद जाएं। आपने कहना चाहते हो क्लास चल रही है, बाद में आना, तो क्या कहोगे, द क्लास इज बीइंग, चलने की क्या होती है, रन होती है, रन की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रनी होती है, सेकंड फॉर्म भी रनी होती है। तो द क्लास इज बीइंग रन, द क्लास इज बीइंग रन, प्लीज कम लेटर, कृपया बाद में आओ। तो इस तरह से हमने सीखा। अब इसके ऊपर हम 100 सेंटेंसेस बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, और इसको समझ भी सकते हैं। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, हमें एक्टिव पैसिव का जो एरर है उसमें हम गलती करते रहेंगे, सही तरह से एक्टिव पैसिव ना तो बना पाएंगे, ना ही हम एग्जाम्स में उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तरह के और भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। हम अगले सेंटेंस की, बेटा कहीं भी आपको हैज या हैव मिलेगा, जाहिर सी बात है उसके साथ आपको थर्ड फॉर्म ही मिलती है। आपने कहा होगा, आपने देखा भी होगा, आई हैव डन आप बोलते हो, आई हैव डन, ठीक है। तो ऐसे हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, टीचर ने आपको पढ़ाया टेंस के अंदर। अब इसमें आपको क्या करना है, हैज या हैव के साथ आपको बीन जोड़ देना है, प्लस क्या कर देना है, बीन, बीन आप इसमें जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। कोई भी फॉर्म होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, पैसिव बनाते समय। यहाँ पहले से थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। कोई वाक्य लेते हैं, आपने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं, आपने कहा। तो अब इसको हम करते हैं पैसिव में चेंज, जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, माय वर्क, एक वचन है तो क्या आएगा, हैज, बहुवचन होगा तो हैव आएगा, तो माय वर्क हैज, क्या जोड़ेंगे,
बीन, माई वर्क हैज बीन। थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म में रहेगी कंप्लीटेड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। तो बेटा यहां पे हमने इसको पैसिव बनाना सीख लिया, लेकिन इतना काफी नहीं है। अब इसको अपनी लाइफ में भी हमें यूज करना है, ठीक है। इसको हम अपनी लाइफ में कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। सीधा सीधा मैं आपको हर सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अभी तक मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए, तीसरा स्ट्रक्चर ये है। ऑब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाकी जो ऑब्जेक्ट होगा आगे आ जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आपने कहा खाना बन गया है, राकेश मर गया है। ये दो वाक्य बनाते हैं पहले। ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा दिया, राकेश मर गया है, राकेश मर गया है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मरने का काम किसका होगा, मरा कौन, राकेश मरा, ठीक है। राकेश ने किसको मारा नहीं, खुद मरा, तो ये ऑब्जेक्ट है। जिसके साथ कुछ होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन हुआ, राकेश। एक वचन होगा तो हैज बीन, बहुवचन होगा तो हैव बीन। खाना भी क्या है, एक वचन है, और राकेश भी क्या है, एक वचन है। एक वचन ऐसे भी है, देखो आर्टिकल था, आर्टिकल जानता है तो कुछ हो जाता है। द फूड हैज बीन, यहां भी क्या आ जाएगा, राकेश हैज बीन। बनने, खाना बनने क्या होती है, कुक होती है, तो क्या हो जाएगा, द फूड हैज बीन कुक्ड, द फूड हैज बीन कुक्ड। ऐसे ही राकेश हैज बीन डाइड, राकेश मर गया है। अब आप किसी को बताना चाहते हो राकेश मर गया है भाई, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, इजीली बोल सकते हो भाई, काम हो गया है पूरा और किसने करा ये नहीं पता, खाना बन गया है, किसने बनाया पता नहीं, तो पैसिव में है, राकेश हैज बीन डाइड, द फूड हैज बीन कुक्ड। मैं पास हो गया हूं, आई हैव बीन पास्ड, आई हैव बीन पास्ड, ठीक है। मुझे फेल कर दिया गया है, आई हैव बीन फेल्ड, ठीक है। मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है, आई हैव बीन कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। भाई ऐसे आप बहुत सारे वाक्य बनाओ जिसमें काम हो गया है। हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, आवर क्लासेस हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो और उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस सेंटेंस की। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलते हैं। हमने जो करा प्रेजेंट के सेंटेंसेस थे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। अब हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, ठीक है। क्यों नहीं बनता ये बता देंगे आपको। पहले हम कवर करते हैं सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। और 3 सेंटेंस, 3 स्ट्रक्चर आप सीख चुके हो जिन्हें आप अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हो। बस उस तरह के वाक्य आप 2-4 बनाते जाओ घर पे, ठीक है। और कोई भी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताओ कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, एक्टिव पैसिव में मुझे ये चीज़ समझ नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए पास में आते हैं। आपको कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको कहीं भी मिलेगी तो आप क्या करोगे बेटा, वाज या वर लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे, ठीक है। वाज या वर लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दोगे। जैसे सेंटेंस, जैसे पुलिस अरेस्टेड है, पुलिस ने उसको क्या किया, अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो अरेस्ट करना उसको क्या है, सेकंड फॉर्म। ये क्या है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म्स याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म्स पीडीएफ फाइल में आपको डाल दूंगा, वो आप डाउनलोड करना डिस्क्रिप्शन से। तो पुलिस ने उसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया।
हमें क्या दिख रहा है बेटा? हमें दिख रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म दिखते ही हम क्या करेंगे? वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं ही। ही के साथ क्या आएगा? ही एक क्वेश्चन है तो वाज आएगा। ही वाज। अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? अरेस्टेड ही होती है। तो हम क्या लिखेंगे? ही वाज अरेस्टेड। ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस। उसे पुलिस के द्वारा क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ये तो हमने बना दिया। हमें रूल पता था सेकंड फॉर्म होगी तो वाज वर्ड लगा के थर्ड फॉर्म हम बना सकते हैं। ये हमने इजीली बना दिया। लेकिन हमें क्या है? हमें इसको अपनी लाइफ में भी यूज करना है। तो अपनी लाइफ में यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको अपनी लाइफ में उतारेंगे। जैसे मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे। हम अपनी लाइफ में बोलते हैं कि मेरा काम कल खत्म हो गया था और कल वो वापस चले गया था, उसकी गाड़ी लेट हो गई थी, उसकी ट्रेन छूट गई थी, उसके साथ ये हो गया था, वो हो गया था, ये कर दिया गया था। तो ये सब क्या है? ये सब पैसिव है और हम बहुत बोलते हैं लाइफ में। जैसे उसे मार दिया गया था। उसे मार दिया गया था। स्ट्रक्चर क्या लगाओगे बेटा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी जो बचा होगा वो आगे है। ठीक है, अभी उसे मारा गया तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ही वॉज, मारने की किल, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। ही वॉज किल्ड। ही वॉज किल्ड, उसे मार दिया गया था। उसे फेल कर दिया गया था तो ही वॉज फेल्ड। उसे बुला लिया गया था, ही वॉज कॉल्ड। ठीक है, उसे छोड़ दिया गया था, he was left। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आप अपनी लाइफ में सेंटेंस को भी यूज कर सकते हो। अपनी स्पोकन इंग्लिश को आप इंप्रूव कर सकते हो। इफ यू आर लुकिंग टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, देन इट्स अ फैंटास्टिक वे टू लर्न टेंसेस एंड एक्टिव पैसिव and use these sentences in your life. Then your English will, automatically will increase. Your English will automatically improve. आपको मैं गारंटी देता हूँ आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी। And the more and more sentences, kind of sentences you use in your English looks fantastic. तो आप इस तरह से और भी वाक्य बना सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। में होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि ये टेंस इंडेफिनिट है या परफेक्ट है। ठीक है, जाहिर सी बात है एक्टिव पैसिव बनाते समय तो आपको दिख जाएगा कि भाई हेड आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो परफेक्ट है। जाहिर सी बात है पास्ट परफेक्ट में ही हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसमें क्या करेंगे आप? हेड के साथ आप जोड़ेंगे बीन और फिर उसके साथ जोड़ देंगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक सेंटेंस आप यहां पे लेते हैं। Till then, he had finished his work till then. वो अपना काम तब तक खत्म कर चुका था। परफेक्ट की पहचान होती है कि उसमें दो बातें एक साथ होती हैं या कुछ ऐसा होता है जिससे पता लगता है कि दो बातें हुई हैं। उसने कहा वो अपना काम खत्म कर चुका था तब तक यानी कब तक? कुछ हुआ होगा तब तक। ठीक है ना, तो वहां पर दो, इससे सेंस आ जाती है कि दो बातें एक साथ हुई, इसलिए पास्ट परफेक्ट है। अब इसको बनाते हैं, ट्रांसलेट वो करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज? क्योंकि जब आप उसको ट्रांसलेट में लेके आओगे, अपने बिहेवियर में लेके आओगे, तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी कि क्यों परफेक्ट है, क्यों सेकंड फॉर्म लगाऊं और क्यों हेड लगाऊं, थर्ड फॉर्म लगाऊं। ये डिफरेंस आपको पता लगेगा। मेरी वीडियोस आएंगी सारे टॉपिक्स के ऊपर, सारी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हिज वर्क। तो ऑब्जेक्ट हमने लिया
his work. Had के साथ क्या करना है? Been लगाना है. His work had been. वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है पहले से, तो वो झुकी तो रहेगी as it is. His work had been finished. Till then का till then ही रहेगा. Till then by him. His work had been finished till then by him या by him till then, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने इसको कन्वर्ट करना सीख लिया। अब बेटा इसको हमें अपनी लाइफ में भी यूज करना है। कैसे लाइफ में यूज करेंगे ये देखते हैं। लाइफ में हम इसको इस तरह से यूज करेंगे जैसे हमने और वाक्य सेंटेंसेस किए हैं, ठीक है। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं। क्या आपका स्ट्रक्चर होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो भी बचा। जैसे उसे पहले ही भेजा जा चुका था। उसे पहले ही भेजा जा चुका था। पहले ही आ गया यानी कुछ काम हुआ होगा उससे पहले। तो दो बातें हो गई तो क्या हो गया? सेंटेंस परफेक्ट हो गया, ठीक है। काम हो चुका था, काम हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। काम हो गया था तो पास्ट इंडेफिनिट है। और काम किसी चीज से पहले हो चुका था या दो बातें एक साथ हुई तब हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट है। इस पे थोड़ा डीप में आपको बताऊंगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं टेंसेस आपको क्लियर करूंगा, वहां पे आपको ही क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो ऑब्जेक्ट कौन है? ही हैड, पहले ही के लिए हम ऑलरेडी लगा देंगे। ही हैड ऑलरेडी बीन। भेजने की क्या होती है? सेंड। थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेंट। ही हैड ऑलरेडी बीन सेंट, उसको पहले ही भेजा जा चुका था, ठीक है। उसे तब तक मार दिया गया था। उसे तब तक मार दिया गया था। उसे तब तक मार दिया गया था। He had been killed. He had been killed till then. ठीक है। अब आपको किसी को कहना है कि उसे तब तक मार दिया गया था, आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? सीधा he had been killed till then, या जब तक हम वहां पहुंचे, until we reached there he had been killed already, पहले से पहले ही मारा जा चुका था जब तक हम वहां पहुंचे। ऐसे आप अपनी लाइफ में इसको सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो अपनी स्पोकन इंग्लिश में, और जाहिर सी बात आप इसको समझ भी जाओगे। आप कहीं लिखा आएगा he had already been sent, तो आप उसको समझ जाओगे इसका मतलब क्या है, उसे पहले ही भेजा जा चुका था। जैसे जैसे आप सेंटेंसेस बनाओगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको उस तरह से क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम चलते हैं। सिंपली हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस का है उस पर भी देख लेते हैं, ठीक है। एक ही पोर्शन रह गया पास्ट का। कहीं पे आपको बेटा वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिलती है, तो आप क्या करोगे? बीइंग जोड़ दोगे। बीइंग जुड़ेगा, वाज वर्ब नहीं हटेगा, बीइंग जुड़ जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं। यहां पे आपने कहा he was calling me, वो मुझे बुला रहा था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। मी का क्या हो जाएगा? आई। वाज ही रहेगा क्योंकि आई क्या है? आई बहुवचन है, लेकिन आई के साथ वॉज आता है, ये हमें पता है। I was, उसके साथ फिर क्या जुड़ेगा? being, I was being। थर्ड फॉर्म कॉल की क्या होगी? called, I was being called by he का him, I was being called by him, मुझे उसके द्वारा बुलाया जा रहा
था। घुमा दी बात, ऐसे हो गया। ही वाज कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रहा था, सीधी बात। इसको हमने सीख लिया। अब इसको अपनी लाइफ में कैसे यूज करेंगे? हमने कहा उसे पीटा जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था। ही वाज बीइंग बीटन बाय समवन आउटसाइड, कहीं भी उससे बाहर पीटा जा रहा था। हमारी क्लास चल रही थी, और क्लास वाज बीइंग रन, हमें बुलाया जा रहा था। वी वर बीइंग कॉल्ड, ठीक है। इस तरह के वाक्य बनाएंगे। तो इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं, इसको भी आप लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, अपनी स्पोकन इंग्लिश में इसको लेके आइए। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पहले सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। खाना बन रहा था, खाना बन रहा था। उसे पीटा जा रहा था। तो द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, he was being bitten. जब हम वहां पहुंचे उसे पीटा जा रहा था। When we reached there, he was being beaten. इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने देखा कि खाना बन रहा था, I saw that the food was being cooked. इस तरह से आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। तो ये सेंटेंसेस आप इस तरह यूज कर सकते हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आएंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में आपने कहा कोई सेंटेंस, आपको पता है फ्यूचर के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। शैल मॉडर्न इंग्लिश में, आज की जो आधुनिक इंग्लिश में हमारी मूव हो चुकी है। सीधी बात करेंगे विल की। अगर विल आपको मिलता है तो आप उसको विल भी कर देंगे और उसके साथ क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म आप उसमें लगा देंगे क्लियरली। इसके बाद देखते हैं सेंटेंस, देखते हैं सिंपली। He will study this chapter. He will study this chapter. वो ये चैप्टर पढ़ेगा, ठीक है। अब हम इसको पैसिव में लेके आते हैं। सिंपली क्या करना है? विल बी लगा देना है। दिस चैप्टर, विल के साथ क्या लगेगा? बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, विल के साथ बी लगा दिया। स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड। दिस चैप्टर विल बी स्टडीड बाय हिम। ये चैप्टर उसके द्वारा पढ़ा जाएगा, ठीक है। इजीली आपने इसको कर दिया। और अब आप बात करेंगे इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करने की या अपनी स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज करने की। तो कैसे करेंगे देखते हैं। आपने कहा उसे यहां बुलाया जाएगा, उसे यहां बुलाया जाएगा। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल बी, उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म, और बस जो भी बाकी बचेगा वो आगे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है? ही विल बी, बुलाने की कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और यहाँ की हियर, ही विल बी कॉल्ड हियर, ठीक है। कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। द क्लासेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो, ठीक है। हमारा स्कूल 5 तारीख को खुल जाएगा। आवर स्कूल विल बी ओपन ऑन 5th जनवरी, 5th फरवरी, कुछ भी आप कह सकते हो। आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस में स्टूडेंट्स आप बना सकते हो, ठीक है। होता है
फ्यूचर परफेक्ट, जहां पर विल हैव के साथ क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, वहां पर आप क्या कर दोगे, विल हैव बीन, क्या कर दोगे, विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। फ्यूचर परफेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी भी आने वाले समय में कार्य के पूरा होने की उम्मीद यदि करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट होता है। आइए देखते हैं, जैसे आपने कहा he will have taken admission, he will have taken admission till now, till now, वो अब तक एडमिशन ले चुका होगा। चलिए, वो अब तक एडमिशन ले चुका होगा, आपने उम्मीद करी, ठीक है। तो इसको घुमाएंगे कैसे आप, एडमिशन अब तक उसके द्वारा एडमिशन लिया जा चुका होगा, वो एडमिशन ले चुका होगा तो डायरेक्ट हो गया, घुमाएंगे तो एडमिशन उसके द्वारा लिया जा चुका होगा। तो उसको घुमाएंगे कैसे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, एडमिशन, तो एडमिशन विल हैव के साथ क्या लगेगा, बीन जुड़ जाएगा, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म टेकन ही होती है, taken by him till now, admission will have been taken by him till now, ये इसका पैसिव हो गया। अब इसको लाइफ में कैसे यूज करेंगे, हमारी जो लाइफ है हम उसमें कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। जैसे आपने कहा उसे बुला लिया गया होगा, उसे मार दिया गया होगा। मारने वाला कौन है पता नहीं, बुलाने वाला कौन है पता नहीं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो गया होगा, क्योंकि हमें ऐसी स्थिति नजर आ रही है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस नजर आ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि उसे मार दिया गया होगा, उसे बुला लिया गया होगा, ठीक है। जब भी उम्मीद करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट होता है, ठीक है। कार्य के होने की उम्मीद करते हैं आने वाले समय में, तो आपको क्या स्ट्रक्चर लगाना है, सीधा ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल हैव बीन लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाकी जो होगा आपको आगे के लिए कर देना है कन्वे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ही विल हैव बीन बुलाने की कॉल्ड, he will have been called, उसे मार दिया गया होगा, he will have been killed, he will have been killed। अब तक खाना बन गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं, the food will have been cooked, the food will have been cooked yet, या till now, अब तक खाना बन चुका होगा, yet भी कह सकते हो, so far भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पूरा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने आपको सारे के सारे जितने भी स्ट्रक्चर है वो सारे बता दिए, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको कवर कीजिए। अब लेंगे इंटरोगेटिव सेशन। कुछ सेंटेंसेस क्या है, इंटरोगेटिव है और हमको उनका क्या है, पैसिव बनाना है। बच्चे उसमें गलती कर देते हैं, उसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बताऊंगा बस, और काम आपका उससे हो जाएगा, ठीक है। सीधा सा देखते हैं, एक सेंटेंस है, Have you broken the glass? क्या तुमने ग्लास तोड़ा है? सीधा सा सोचिए, यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। कोई भी सवाल शुरू होता है किससे, हेल्पिंग वर्ब से या WH फैमिली से, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम सेंटेंस शुरू हुआ हेल्पिंग वर्ब से, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में लेके आना है। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यू की जगह आप क्या लेकर आओगे, अब द ग्लास, लेकिन ग्लास एक वचन है और यू बहुवचन है, तो यू के साथ हैव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, हैज, तो क्या कर देंगे इसको, हैज द ग्लास।
हैज और हैव के साथ जब हम पैसिव बनाते थे, मैंने कहा था जब भी हैज दिखाई दे तो हैज बीन कर दो, यानी बीन उसमें जोड़ दो। तो यहां पर कहां जुड़ेगा? सब्जेक्ट के बाद। हैज द ग्लास बीन ब्रोकन यू का बाय यू, बन गया। हैव यू ब्रोकन द ग्लास, क्या तुमने ग्लास तोड़ा है? तो उससे क्या बन गया? हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, क्या ग्लास तुम्हारे द्वारा तोड़ा गया है? तो हमने उसको घुमा के पेश किया। अब WH फैमिली के जितने भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है, वहां पर एक रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस रूल को आपको समझना है, ठीक है। यदि ये सेंटेंस होता Why have you broken the glass? सेंटेंस होता Why have you broken the glass? तुमने ग्लास क्यों तोड़ा है? तो इसमें एक रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। कहीं भी आपको मिलता है why, how और when, where, what, etc, ठीक है। आपको सिर्फ who और whom, इनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा जो मैं रूल बता रहा हूं, बाकी सबके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो ये सेंटेंस है, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसको आप अलग कर दीजिए। वाई को आप अलग अलग मान लीजिए, इसको आप अलग मान लीजिए, ये सेंटेंस अलग मान लीजिए। इतने सेंटेंस को आपको पैसिव बनाना है, जैसे हमने इसका यहाँ पे पैसिव बनाया है। तो क्या करेंगे? हैव यू ब्रोकन द ग्लास, क्या बनाएंगे आप? हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, ऐसे बना देंगे। हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, ये बना दिया हमने। वाई को झुका तो यहां पे रख देंगे, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब कभी भी अगर वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, इटीसी कुछ भी हो, हु और हुम ना हो, हु या हुम ना हो, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब से आगे आगे का सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे और उसको वहीं के वहीं बाद में रख देंगे, ठीक है। कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं आप फॉर एग्जांपल, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, ये रूल आपका काम करेगा, ठीक है। चलिए, हु और हुम के बारे में बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। Who wrote the रामायण? रामायण को किसने लिखा? रामायण को किसने लिखा? तो सेकंड फॉर्म है, तो वाज अगर आता है, ठीक है। पहली बात तो इसको ट्रांसलेट कर लो हिंदी में, रामायण को किसने लिखा? Who wrote the रामायण? तो इसको अगर हिंदी में हम करेंगे तो क्या आएगा? रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी। अगर हम इसको पहले हिंदी में पैसिव बनाए और फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, किसके द्वारा की क्या होगी? बाय हूं। हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। हमेशा कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट के बाद आर आया, तो इसी तरह से बाय हूं के बाद वाज आएगा, तो ये पास्ट है। बाय हूं वाज द रामायण और उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय। बाय हूम वाज द रामायण रिटन? रिटन रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा आ गई, तो उसके बाद तो बाय की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा जा सके बाय हूम, ठीक है। अगर एक तरीके से और देखें इसको बना के, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, Who was the Ramayana written by?
ये भी इसका करेक्ट होगा और ये भी इसका करेक्ट होगा। हु वाज द रामायण रिटन बाय, रामायण लिखी गई थी बाय हु यानी किसके द्वारा। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। बाय हु को हम एक साथ लिख सकते हैं, यदि हम बाय बाद में लिखना चाहते हैं यहाँ पे हम हु लिख सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हुआ हु वाज द रामायण रिटन बाय और ये ऑप्शन वहां पे हुआ ही नहीं, तो आप इसको सही कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, इसको आप माइंड में सेट कर लेना। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हमने जो करा था सारे सेंटेंसेस कर लिए, इंटरोगेटिव सेशन कर लिया। यहाँ देखिए इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में आपको क्या मतलब जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब कार्य करने वाला मौजूद नहीं है। मैंने कहा बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चले जाओ, दरवाजा खोलो, ये काम करो, वो करो, ये सब क्या इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह के आपको मिलेंगे। ये दोनों आपको एक जैसे लग रहे होंगे, इसी के बारे में पहले बात करेंगे। ठीक है, आपने कहा शट द डोर, इसका पैसिव बनाओ, तो इसका पैसिव कैसा बनेगा? रूल होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द डोर। लेट द डोर बी ओपन। कहते नहीं कई बार होने दो यार, लेट इट बी। ठीक है, होने दो यानी दरवाजा खोलो, यानी दरवाजा खुलने दो, घुमा के पेश किया। ठीक है, अभी भी हमने ये नहीं कहा तुम दरवाजा खोल दो, क्योंकि हम सब्जेक्ट का अगर इसमें हम इसको सब्जेक्ट को अगर एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर या अटैच करेंगे तो ये इंपेरेटिव नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो इसको इस तरह से हमने बना दिया लेट द डोर बी ओपन। तो ये आप समझ में आ गया आपके। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आपसे कहा जाए हेल्प द पुअर, ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट, इसमें भी क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? गरीब है, और हेल्प क्या है? वर्ब है। इसको भी अगर आप ऐसे बना दोगे लेट द पुअर बी हेल्प्ड, यदि इसको भी आप इस तरह से बना दोगे सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी हिंदी देखो क्या आ रही है? गरीबों की मदद करो। आप क्या रहे हो? गरीबों की मदद होने दो, मतलब तुम चाहते हो कि गरीबों की मदद रोक दी जाए? नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस इन्हें हम बोलते हैं बेटा मोरल सजेशन। मोरल सजेशन यानी नैतिक राय। हमारी नैतिक राय होती है, हम किसी को भी दे सकते हैं, भाई ये करो वो करो, है ना? इस तरह से यदि हमें अच्छा लगती है कोई चीज, हमें सामाजिक लगती है तो हम क्या देते हैं। तो गरीबों की मदद करना क्या है? एक नैतिक राय है, मोरल सजेशन है। तो इसको ऐसे नहीं हम करेंगे, इसको हम सिंपली क्या कर देंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे बनाएंगे इसको। द पुअर should be helped, the poor should be helped, गरीबों की मदद होनी चाहिए। तो ये बेटा सही है। ठीक है, यदि नैतिक राय नहीं है, दरवाजा खोल लो तो क्या है? आदेश दे रहे हो। नैतिक राय नहीं है तो उसको इस तरह से बनाएंगे। फॉर्म क्या है इसकी? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट और ये फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये दोनों पोर्शन आपके समझ में आ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपने कहा लीव, निकलो, आपने कहा गो अवे, यहां से जाओ। ठीक है, इसमें सिर्फ वर्ब है, इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं है इसके अंदर। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसमें आप जाहिर सी बात है सामने वाले से बात कर रहे हो तो यू आर का यूज करेंगे, फिर प्लस कर देंगे। जैसे ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड कर देंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। ठीक है, किसी को एडवाइस दे रहे हो तो एडवाइस्ड कर देंगे। इतने तो आपके अंदर सेंस होगी कि आप उसको क्या कह रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो या उसको आप एडवाइस दे रहे हो या उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, ईटीसी जो भी आप उसको कर रहे हो। उसके बाद आप टू लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रख देंगे। ठीक है, जैसे लीव, मैंने कहा निकलो, तो मैंने आपको क्या किया? ऑर्डर किया। यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। तो मैं यहां से जाएगा क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है। You are ordered to leave, तो मैं यहां से निकलने का आदेश दिया जाता है। इस तरह से आप बना सकते हो। ये आपने स्कूल में पढ़े होंगे, ये आपको तरीका बताया गया होगा स्कूल के अंदर। ठीक है, आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली, ये कवर हो गया आपका पोर्शन इंपेरेटिव। अब हमारे कुछ वर्ब्स हैं, उनके ऊपर हम पैसिव के डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा सा आपका हट का टॉपिक है, इसको समझिए। हमारे पास 4 वर्ब्स हैं, लेट, बिड, मेक और हेल्प। ठीक है, लेट, बिड, मेक और हेल्प। सेंटेंस देखते हैं। I let her go। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं। I made him change the room। let माने क्या है? कोई चीज होने देना, करने देना। और bid माने क्या है? मना करना, रोकना किसी चीज से। I let her go, मैं उसे जाने देता हूं या मैंने उसे जाने दिया। I made him change the room, क्योंकि let की सेकंड फॉर्म भी क्या है? let ही है और थर्ड फॉर्म भी let है, लेकिन इसमें ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि हैज या हैव नहीं आया, तो इसलिए क्या है? सेकंड फॉर्म है इस समय। I made him go, bid फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म bid होती है, थर्ड फॉर्म bidder होती है। रोकना, I made him change the room, मैंने उसको कमरा बदलने से मना किया। अब एक चीज देखिए, यहां पर टू का यूज नहीं हुआ। आई मेड हिम टू चेंज द रूम, वर्ब जो आई क्या आई? बिना टू के आई, तो इसे क्या बोलते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इंफिनिटिव। और अगर खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कहीं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट इंफिनिटिव। तो ये जो वर्ब है चारों, ये चारों वर्ब डायरेक्ट इंफिनिटिव के रूप में प्रयोग होती हैं। लेकिन जब हम इनका पैसिव बनाते हैं तो हम इसमें टू का यूज कर देते हैं, केवल लेट वाले सेंटेंसेस को छोड़कर। केवल लेट वाले सेंटेंसेस को छोड़कर हम बाकी जो तीनों वर्ब है, मेक, हेल्प, बिड, बिड, इनमें हम टू का यूज करते हैं। तो पैसिव बनाते हैं इसका, देखिए सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो हिम का ही, सेकंड फॉर्म में तो वाज वर्ब आएगा। ही वाज बिड, बेड, बिडन, थर्ड फॉर्म। ही वाज बिडन, उसको मना किया गया था किस चीज से? कमरा बदलने के लिए। टू चेंज द रूम बाय मी, यानी जब इसका पैसिव बनाया तो टू आ गया। यदि आपको पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप देखेंगे बिड आया है, तो बिड देखते ही आप जब पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो यहां पे से टू आप रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको टू, चाहे आप पैसिव बनाए चाहे एक्टिव बनाए, लेट वाले सेंटेंसेस में आपको नहीं आना। लेट अगर आप एक वर्ब के रूप में ले रहे हैं तो आपको टू नहीं लगाना। आई लेट हर गो, तो हर का क्या होगा? शी। सेकंड फॉर्म मानेंगे इसको तो वाज, और लेट की थर्ड फॉर्म में क्या होती है? लेट ही होती है। आई वाज लेट, सॉरी शी वाज लेट मी, आई का मी हो जाएगा और गो की तरफ गो ही रहेगी। शी वाज लेट मी गो, क्योंकि ये सेकेंडरी वर्ब है, जैसे यहाँ पे चेंज सेकेंडरी वर्ब है। मेन वर्ब कौन सी है? बिड। यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है? लेट। तो लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, इसलिए सेंटेंस इस तरह से बनेगा। तो एक बार दोबारा मैं बता दे रहा हूँ आपको, हमारे पास चार वर्ब ऐसी हैं, लेट, बिड, मेक, हेल्प, जो डायरेक्ट इंफिनिटिव है, यानी बिना टू के यूज होती है वाक्य में। जैसे आपने देखा आई मेड हिम चेंज द रूम, मैंने उसको रूम बदलने से मना किया था, तो यहाँ पे टू चेंज ना करके सब खाली चेंज आया, यानी डायरेक्ट इंफिनिटिव आया, बिना टू के आ गया। ठीक है, लेकिन इसका पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे? इसमें हम टू जरूर लगा देंगे। ही वाज बिडन टू चेंज द रूम। लेकिन अगर इसका दोबारा से एक्टिव बनाएंगे तो फिर से टू को रिमूव कर देंगे, ये देखते हुए कि यहाँ पे जो वर्ब आई है कौन सी है? ये बिड। तो आपको ये चारों वर्ब माइंड में रखनी है कि यदि ये वर्ब सेंटेंसेस में यूज हुई है तो आपको क्या करना है? आपको टू नहीं लगाना है। यदि एक्टिव है, पैसिव बनाना है, तब आप उसको टू लगाएंगे। लेकिन लेट अगर है वर्ब, तो लेट वर्ब है तो चाहे आप पैसिव बनाओ चाहे एक्टिव बनाओ, आपको टू यूज सेकेंडरी वर्ब के साथ, गो के साथ, चेंज के साथ नहीं करना है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। इस पेज के ऊपर देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू, कि सेकेंडरी वर्ब के साथ टू नहीं आएगा। देखो यहाँ पे टू नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने
हेल्प का यूज किया, दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे टू नहीं आया, लेकिन इसका पैसिव बनाते हैं, देखो मी का आई, मस्ट के साथ क्या आएगा बी, क्योंकि जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ बी लगता है, आई मस्ट बी हेल्प, आई मस्ट बी हेल्प टू फिनिश द वर्क, राइट, आई मस्ट बी हेल्प टू फिनिश द वर्क, यहाँ पे टू आ गया, लेकिन यदि हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वहां टू नहीं आएगा, ये आपने ध्यान रखना है, इसके ऊपर बहुत सारे एरर एग्जाम्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। कुछ वर्ब होती हैं जिनके बाद में ना एडजेक्टिव आपको मिलेगा, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद में आपको एडजेक्टिव मिलेगा, जैसे एक सेंटेंस है, द कर्ड टेस्ट बिटर, द कर्ड टेस्ट बिटर, दही खट्टी लगती है, टेस्ट क्या है यहाँ पे वर्ब है, और बिटर माने खट्टा, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे इसकी विशेषता है। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं ये आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, बहुत कम लोग इसके बारे में बताते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप पैसिव कैसे बनाएंगे, मैं सीधा सीधा इसका यहाँ पे वो लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, ठीक है। इज़ेमार है तो इज़ेमार, वाज़ है तो वाज़, मतलब पास्ट में है, फर्स्ट फॉर्म में तो इज़ेमार होगा, सेकंड फॉर्म में तो वाज़ हो जाएगा, इसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है, इसके बाद व्हेन, इट होगा, एक वचन है तो इट होगा, बहुवचन होगा तो दे हो जाएगा, फिर इज़ेमारी होगा, या फिर वाज वर होगा, अगर क्या है, अगर पास्ट है, ठीक है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जैसे कि हम सभी पैसिव में करते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, देखते हैं, द कर्ड टेस्ट बिटर, दही खट्टी लगती है, तो हम इसको बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कर्ड, द कर्ड, फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इज आ गया, एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, बिटर, द कर्ड इज बिटर, द कर्ड इज बिटर, उसके बाद व्हेन, दही एक वचन है इसलिए इट आ जाएगा, और वर्ब क्या है, टेस्ट, टेस्ट वर्ब है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेस्टेड, दही खट्टी होती है जब उसे चखा जाता है, द कर्ड इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। अगर हम कहें रसगुल्ला टेस्ट स्वीट, रसगुल्ला टेस्ट स्वीट, तो क्या बनाएंगे, रसगुल्ला इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेंटेंस को बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है, इसको माइंड में रखिए। ये लास्ट टॉपिक आपको समझना है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं भाई हमने एक्टिव का पैसिव बनाना है लेकिन अर्थ नहीं बदलना है। मैं खाना खाता हूं तो हमने उसको बनाया, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, यानी खाना अब भी मैं ही खा रहा हूं, लेकिन अगर उसका अर्थ बदल गया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ हमें पैसिव बनाने के लिए कहा गया है, ना कि उसका मीनिंग चेंज करने के लिए। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, उसका पैसिव क्या बनाते हैं बच्चे, जिनका क्या करेंगे, ही कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म है तो इज, ही इज नोन बाय मी, ये बना देते हैं, ये हो गया गलत। क्यों, मैंने कहा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, इसका पैसिव बनाया ही इज नोन बाय मी, वो मेरे द्वारा जाना जाता है। क्यों भाई, मैं उसका बाप थोड़ी ना हूं, मेरे द्वारा क्यों जाना जाएगा, एम आई फादर ऑफ हिम, नो। तो मीनिंग चेंज हो गया, कहां जान पहचान की बात हो रही थी, कहां कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जाना जाता है। कोई तुम टैग नहीं हो कि तुम्हारे द्वारा जाना जाएगा, कोई तुम कंपनी नहीं, ब्रांड नहीं हो, तो बात गलत हो गई, बात मीनिंग चेंज हो गया। तो यदि मीनिंग चेंज होता है तो वहां पर बाय का प्रयोग नहीं होता है, किसी और प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जैसे नो के साथ टू का प्रयोग होता है। सरप्राइज हम किसी चीज पर होते हैं, किसी पॉइंट पर होते हैं, तो वहां एट का प्रयोग हो जाता है।
एस्टोनिश माने चकित रह जाना, चकित भी आप किसी बात पे होते हो। अमेज माने बहुत ज्यादा खुश हो जाना, वो भी किसी बात पर होते हो। क्रैम भर जाता, क्रैम माने रट लेना कोई चीज, किसी चीज से रट जाना, भर जाना, ठीक है। डेकोरेट करना, किसी चीज से आपको डेकोरेट कर रहे हो तो विद आएगा वहां पे। भरना कोई चीज, किसी चीज से भरोगे तो विद आएगा। एनगल्फ माने यानी एक तरह से पूरा ठस ठसा जाना, किसी चीज में ठसना, तो इन इसमें। तो इस तरह से कुछ वर्ब्स हैं जहां पर आपको कुछ अलग ही प्रीपोजिशन यूज करनी होती है, बाय का प्रयोग वहां पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाय के लगाने से वहां अर्थ चेंज हो रहा है और अर्थ हमें चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका पैसिव बनाना है। तो यहां पर सही क्या होगा? ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी। अब ये सही होगा। यहां पर द बिल्डिंग engulfed, सेकेंड फॉर्म है तो इसलिए was, the building was engulfed in the fire, in the fire, ये होगा, ठीक है। 10 cigars contains present फर्स्ट फॉर्म है तो सिगार क्या है? बहुवचन हो गया, 10 सिगार है, बहुवचन हो गया तो आर। कंटेन के साथ क्या आता है? इन आता है, आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। तो गाइस ये आपका पूरी तरह से एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसके एक्सरसाइज वर्क दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका टेस्ट लूंगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, वो आप ले उसका आप करना प्रैक्टिस और आप देखना आपको कितना आया। मेन तो प्रैक्टिस करने से ही होता है, बाकी जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो देखकर। और नेक्स्ट वीडियो की आप डिमांड कीजिए, जो भी टॉपिक आप कहेंगे वही टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। जिसकी भी जो भी ज़्यादा कमेंट में मुझको मिलेगा कि भाई ये चीज़ पढ़नी है, उसी के ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। आई होप I have given you the required information that is required for learning active and passive, and I think it's enough for your, like for this topic it's enough, and you just work on it, and after that you can go through the exercise। अगर आपको लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसमें मैं दोबारा भी बता सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।